दोस्तों नमस्कार, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों 2019 के विधानसभा चुनावों में जिसमें कुमार एलानी जी ने जीत हासिल की थी, उस घोषणा पत्र को आगे रखकर उल्लासनगर की जनता को जो विकास का सपना दिखाया गया था, क्या आप जानते हैं कि उन घोषणाओं में से कितनी घोषणाओं को कार्यान्वित किया गया था? अब उस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता कि वह कार्यकाल तो पूरा हो चला और अब 2 दिन में हम 2024 से 2029 तक का फिर से आमदार चुनने जा रहे हैं। दोस्तों 2019 से लेकर 2024 तक के अपने कार्यकाल में कुमार एलानी जी को 1825 दिन मिले, हजारों करोड़ का फंड भी शायद मिला होगा और सदन में उन्हें मिले होंगे 15 मौके, जिसमें पूरी सरकार के सामने वो उल्लासनगर के विकास और उसके हकों की बात करके वहां जीत हासिल कर सकते थे। पर क्या उल्लासनगर वासियों को उनका हक मिला? इस बात का जवाब शायद उल्लासनगर के रहवासी ही बेहतर तरीके से जान सकते हैं और दे सकते हैं। दोस्तों बात शुरू करते हैं शहर के गड्ढों भरी सड़क की। आज के समय में उल्लासनगर के लिए यह बात मशहूर हो चली है कि उल्लासनगर में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। सैकड़ों करोड़ों के फंड लगाने के बाद भी हमारे शहर की सड़कों में कोई सुधार होता नहीं दिखता। हालांकि फंड, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, पर इस मामले में कोई जवाब देने के या जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं दिखता। दोस्तों सड़कों की प्रॉब्लम को थोड़ा परे रखकर अगर हम शहर की ट्रैफिक की बात करें तो पिछले कुछ सालों से ट्रैफिक की समस्या भयावह हो चली है। पिछले चुनावों में पार्किंग प्लाजा बनाने की बात की गई थी, ट्रक टर्मिनल बनाने की बात की गई थी, हॉकर जोन्स को मेंटेन करने की बात की गई थी, पर कुर्सी मिलने के बाद ये सारे वादे कहीं ना कहीं हवा हो गए। और आज परिस्थिति यह है कि आप 5 मिनट में जिस जगह पर पहुंचते थे, भयानक ट्रैफिक के चलते आज आप ट्रैफिक में आधे से पौना घंटा अटके हुए रहते हैं। इस ट्रैफिक के बीमारी की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे शहर को फंड तो महानगर पालिका की औकात के हिसाब से आते हैं, पर शहर की व्यवस्था को देखकर हमारा शहर एक गांव से भी बदतर नजर आता है। दोस्तों पिछले कुछ समय से पानी की समस्या ने विकराल रूप उल्लासनगर में ले लिया है। हमारे शहर की बढ़ती आबादी को देखकर पानी की सप्लाई को बढ़ाने का वायदा किया गया था, जिसे अब सिरे से शहरवासी नकारता हुआ देख रहे हैं और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। और इसके अलावा पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सिस्टम हर पैनल का कर्ता धर्ता अपने हिसाब से ही चलाता है। अब इसे वोटों की राजनीति कहें या कुछ और, पर पब्लिक इनकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों 3 से 4 साल पहले हुए कोविड पेंडेमिक के बाद हर क्षेत्र की रहवासियों की आजीविका और उसकी कमाई में बहुत ज्यादा कमी आई है, पर वहीं आपके बिजली के बिलों में निरंतर बढ़ोतरी की गई है और वह भी पूरी सर्विसेज ना देते हुए। उल्लासनगर शहर की बिजली कई दूसरे शहरों से महंगी क्यों दी जाती है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इससे व्यापारी और गृहिणियां पूरी तरह से परेशान हैं। एमएसईबी की सारी केबल्स को अंडरग्राउंड करने का वादा किया गया था, पर शायद वो वादा भी पूरी तरह से भुला दिया गया। दोस्तों ऐसा लगता है कि उल्लासनगर शहर में एमएसईबी और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में शायद कोई आपस में ठनाठनी है, जिसका खामियाजा शहरवासी भुगतते हैं। जब सुबह सुबह पानी आता है तो शायद लाइट नहीं रहती, और जब लाइट रहती है तो वाटर सप्लाई धोखा दे जाता है। तो आखिर शहरवासियों को परेशान करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छी और सस्ती शिक्षा देने के वादे को भी शायद भुला दिया गया, क्योंकि आप उल्लासनगर शहर में देखेंगे कि सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों की क्या हालत है और वहीं प्राइवेट कॉलेजों और स्कूलों का बोलबाला हो रहा है। उल्लासनगर के होनहार विद्यार्थियों को अगर कोई बड़ी डिग्री हासिल करनी है तो उल्लासनगर शहर में वायदे अनुसार कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दी गई, जिससे कि यहाँ के होनहार छात्र छात्राएं अपने शहर से विमुख होकर दूसरे शहरों में पढ़ाई कर वहीं काम करने जाते हैं।
उल्लासनगर शहर में सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज की क्या हालत है, अगर किसे इस बात का प्रूफ चाहिए तो वो किसी भी सरकारी अस्पताल का एक चक्कर जरूर लगा कर आए। और अगर कहीं सरकारी फंड से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाई जाती है तो वह आगे चलकर बीओटी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी ऐसी हॉस्पिटल को दे दी जाती है जहां सिर्फ उनके मैनेजमेंट की मनमानी चलती है। सरकारी योजनाओं का बखान तो बहुत बड़े आवाज में किया जाता है, पर जब शहरवासी या भुक्तभोगी उन सुविधाओं का फायदा लेने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं तो उन्हें बहानेबाजी करके लौटा दिया जाता है। दोस्तों, शहर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का यह आलम है कि हर दूसरे या तीसरे दिन पर आप लड़ाई झगड़े, फसाद, हत्याएं, मारापीट की खबर सुबह सुबह पढ़ते और देखते ही होंगे। उल्लासनगर शहर में शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटीज और कई अच्छी बातों पर ध्यान भले ही न दिया जाता हो, पर जिन धंधों से उल्लासनगर की पीढ़ी पूरी तरह से बिगड़ेगी, जैसे डांस बार, हुक्का पार्लर, जुआ घर, ऐसी जगहों को जाने कौन संरक्षण देता है कि वह आज की डेट में उल्लासनगर में फल फूल रहे हैं। आपूर्ति के लिए अगर कभी ऐसे धंधों पर कार्रवाई होती भी है तो कुछ दिन की बंदी के बाद वो पूरी रफ्तार के साथ फिर से शुरू हो जाता है। उल्लासनगर का यह माहौल भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभिभावक और उनके बच्चे उल्लासनगर में रहना नहीं चाहते और पलायन ही उनका एकमात्र आज के समय में उद्देश्य बन चुका है। दोस्तों, जिस तरीके से पढ़ाई में अव्वल और होनहार छात्रों के लिए शहर में मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है, वैसे ही उल्लासनगर के जो खिलाड़ी हैं उनकी सुविधाओं को बहुत हद तक और बहुत सालों से नकारा जाता रहा है, क्योंकि सरकारी मैदानों पर या तो अतिक्रमण किया जा चुका है या फिर नेताओं की रजामंदी से ही उन्हें प्राइवेट तौर पर भाड़े पे दिया गया है, जहां से कई सारे नेता या उनके कार्यकर्ता मोटा माल कमाते हैं। दोस्तों, किसी भी शहर की मूलभूत सुविधाएं अगर पूरी होंगी तो वह शहर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तो उस शहर से वहां का शहरवासी आखिर क्यों पलायन करना चाहेगा? तो एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। उल्लासनगर शहर को एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है, तो अपने स्वार्थ या अपने पार्टी या लोगों के स्वार्थ की न सोचकर सबसे पहले नियमानुसार अपनी प्रजा या अपने शहरवासियों और अपने मतदाताओं की सोचे और उस हिसाब से सरकारी तंत्र से उनका हक लेकर अपने शहरवासियों को सुखी बनाए। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद मतदान होने जा रहा है उल्लासनगर और 141 विधानसभा क्षेत्र में। आपसे विनती है कि पिछले 5 साल की उल्लासनगर शहर की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही कृपया आप मतदान करें। आपको जिसे भी मतदान करना है यह आपका हक है, पर हमारी विनती है कि 20 नवंबर को आप अपना हक, उसका उपयोग जरूर करें और मतदान जरूर करें। धन्यवाद।